जय हिंद साथियों। कक्षा 11 के इतिहास के प्रथम अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। पहले ये दूसरा अध्याय होता था हमारा, लेकिन 2023-24 में अब नया जो सिलेबस संशोधित हुआ है उसमें ये प्रथम अध्याय है, लेखन कला और शहरी जीवन। इस अध्याय को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े। अध्याय को पढ़ने के साथ साथ जो मुख्य जानकारी है साथ साथ वो भी शेयर करते रहेंगे, ताकि आपको अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं 11वीं के अलावा भी आपकी जो परीक्षाएं हैं उनमें भी आपके लिए सहयोगी रहे। तो सबसे पहले हम लेखन कला और शहरी जीवन का अध्याय पढ़ने से पहले थोड़ा अंक देख लेते हैं कि कौन कौन से अध्याय और कैसे अंक बंटे हुए हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। ये हमारा 11वीं का इतिहास का जो 7 अध्याय हैं, 11 में से अब 7 अध्याय नए सिलेबस में अब बचे हुए हैं, तो इनका अंक भी आगे दिए हुए हैं। 7 अध्याय आपके सामने स्क्रीन पर हैं ये, अगर आप इनको देख पा रहे हैं। वैसे अलग से एक वीडियो भी बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये अध्याय 7 हैं अब 11 की बजाय। प्रथम अध्याय हमारी बुक का अब लेखन कला और शहरी जीवन है। आओ इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी, यानी कि मेसोपोटामिया का हम इस अध्याय में हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि जो शहरी जीवन है उसकी शुरुआत मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई थी। अब ये मेसोपोटामिया क्या था, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले कोई भी घटना होती है तो उसको हमेशा याद रखा जाता है कि भाई जैसे हम मानते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या भारत की कोई प्रथम महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या दुनिया की कौन पहली महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो इस किस्म के जो प्रथम कोई घटनाएं होती हैं विश्व में तो उनको हमेशा याद रखा जाता है। तो हमारा जो शहरी जीवन है, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी। इसी वजह से लेखन कला और शहरी जीवन इस अध्याय का नाम है और इसमें हम मेसोपोटामिया को पढ़ रहे हैं। तो मेसोपोटामिया, दजला और जो फ्रात नदियां हैं इनके बीच का यह प्रदेश आजकल इराक जो गणराज्य है उसका हिस्सा है। यानी कि जो इराक देश है आज, उस इराक गणराज्य के बीच में दो नदियां थी, दजला और फ्रात। उन दोनों नदियों के बीच में ये मेसोपोटामिया था। इसको डिफाइन इसको आगे दिया है, उसको भी हम पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। जो मेसोपोटामिया है ये विश्व की देन है उसको, अगर हम ये भी कहें। कई प्रश्न हमारे यहाँ हो गए, एक एक अंक के साथ साथ इनको नोट करते रहें, अच्छे से समझते रहें, पेन कॉपी साथ लेकर। मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली है उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तुर्की में 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फैला। 2000 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व का मतलब ये है ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पहले। यानी कि अगर आज हम बात करें तो ईसा मसीह के जन्म को ये मानिए कि 2023 सन है आज, तो 2023 वर्ष हो गए हैं। तो 2023 ये और 2000 वर्ष ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि लगभग 4300 वर्ष आप मानिए पहले लेखन कला का मेसोपोटामिया में और साहित्य और लेखन कला में उसका विशेष योगदान रहा। अब ये पूर्वी भूमध्य सागरीय और उत्तरी सीरिया, तुर्की, ये सारा क्षेत्र मेसोपोटामिया के इलाके में था, जिसे उस समय मेसोपोटामिया कहा जाता था, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओ वहाँ के जो राजा होते थे के बीच भी मेसोपोटामिया की भाषा लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी थी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयास करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत जो परंपरा है उसके क्या प्रतिफल प्राप्त हुए, उससे क्या लाभ हुआ, जो लेखन कला का विकास हुआ। मेसोपोटामिया जो नाम है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मेसोस यानी मध्य, बीच में, पोटेमोस यानी नदियों के से मिलकर।
इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला और फ्रात नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि है उसकी ओर इशारा करती है। यानी कि जो दजला और फ्रात नदियाँ हैं उनके बीच का जो हिस्सा है उसको हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता माना है। तो ये मेसोपोटामिया शब्द को यहाँ दिखाया है कि कैसे मेसोज का मतलब मध्य है, पोटामस का मतलब नदी से मिलकर बना हुआ है। तो दो जो नदियां हैं उनके बीच का जो हिस्सा है दजला और फ्रात, इसको आप नोट करें, अच्छे से इसको समझें। ये दोनों जो नदियां थी ये फारस की खाड़ी में गिरती थी और ये हमारी जो सभ्यता है मेसोपोटामिया, ये कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। तो इनको नोट करते रहें, बहुत सारे आपके छोटे प्रश्न साथ साथ हो रहे हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी और ये जो दोनों नदियां थी फारस की खाड़ी में गिरती थी। अब थोड़ा मानचित्र पर भी इसको हम एक नज़र मार लेते हैं। इस मैप को देखिए, अगर आप इस मैप को देख पा रहे हैं तो इसमें फर्टाइल का जो इलाका दिया हुआ है, ये मेसोपोटामिया का आप इलाका देख रहे हैं। इस इलाके में ये दो नदियां आपको दिखाई दे रही हैं बहती हुई, दजला और फ्रात नदियां। ये यहाँ पर जो फारस की खाड़ी है ये पर्शियन गल्फ़, इस फारस की खाड़ी में ये दोनों गिर जाती हैं, ये हमने अभी पढ़ा था। और इसके साथ देखिए कि इन दो नदियों के बीच का जो मध्य का इलाका है, इसमें जैसे असीरिया दिया हुआ है, अक्कद दिया हुआ है और दिया हुआ है, ये बहुत सारे इसमें शुमेर दिया हुआ है। तो इसका जो दक्षिण, ये ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है। हम इसको आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वहाँ भी हम मैप में इसको देखने का प्रयास करेंगे कि जो सीरिया और ये जो इलाके थे बेबीलोन के, जो पूरा प्रदेश था, इसमें ये जो अक्कद दिया हुआ है, यहाँ सुमेर दिया हुआ है, ये जो दक्षिणी हिस्सा है, ये जो दक्षिणी हिस्सा है ये ज़्यादा डेवलप हुआ, इसी को ज़्यादा बेबीलोन की सभ्यता का एक शहर भी यहाँ विकसित हुआ जिसे बेबीलोनिया कहा गया। तो इस प्रकार असीरियाओं ने यहाँ अधिकार किया, तो ये सबसे पहले डेवलप होना शुरू हुआ। ये एक दूसरा मैप देखिए आप, असीरिया, मेसोपोटामिया, पर्शियन गल्फ़ आप देख रहे हैं। तो ये हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता थी। इस मैप में आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। ये भूमध्य रेखीय प्रदेश आप देखिए, ये अफ्रीका और जो यूरोप है इसके बीच का जो हिस्सा है, ये हिस्सा भूमध्य रेखीय प्रदेश, इसके आसपास के जो देश हैं उनको माना गया। इनमें अल्बानिया, अल्जीरिया, अंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, बुरुंडी, ये देश मुख्य रूप से माना जाता है। ये सारा जो है आप भूमध्य सागर आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इलाका, ये सारा भूमध्य सागर है। तो इसके आसपास के जो देश हैं उनको भूमध्य सागरीय प्रदेश कहा गया। ये यूरोप और अफ्रीका के बीच सागर है, ये ऊपर यूरोप है सारा और नीचे जो है अफ्रीका महाद्वीप है। तो इनके बीच का जो सागर है इसको भूमध्य सागरीय सागर कहा गया। उसी के आसपास के जो प्रदेश हैं, देश हैं, उनको भूमध्य सागरीय प्रदेश माना गया। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को, जो हमने अभी मैप में देखा था, जो दक्षिणी भाग था, सुमेर और अक्कद जो लिखे हुए थे उनको आप दोबारा भी आप देख सकते हैं वीडियो को पीछे हटाकर, कहा जाता है। यानी कि जो शहरीकृत है वो दक्षिणी भाग था जिसमें सुमेर और अक्कद के इलाके शामिल थे। 2000 ईस्वी पूर्व ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पहले बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। बेबीलोन हमने पढ़ा था, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। यानी कि जब 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। ये सारे दक्षिण भाग के हम शहर पढ़ रहे हैं, सुमेर, अक्कद और बेबीलोन। तो जब महत्वपूर्ण शहर बना हो तो दक्षिणी क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। कई जगह आप बेबीलोनिया सभ्यता भी आप पढ़ते लिखते हैं। तो लगभग 1100 ईस्वी पूर्व से जब असीरियाई जो लोग थे उन्होंने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, यानी कि
उत्तर की ओर वो बढ़े, उत्तर में उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की, तो उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। असीरियाई लोगों ने 1100 ईस्वी में उत्तर का जो इलाका था, ऊपरी जो भाग था उत्तर का, उस इलाके पर जब उन्होंने अधिकार किया तो उस पूरे क्षेत्र को असीरिया कहा गया। असीरियाओं ने वहाँ कब्जा कर लिया था। उस प्रथम ज्ञात जो भाषा थी उस प्रदेश की सुमेरियन या सुमेरी भाषा थी। तो प्रथम जो उस प्रदेश की ज्ञात भाषा थी जिसे जाना गया वो सुमेरियन या सुमेरी भाषा थी। धीरे धीरे 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास जब अक्दी भाषी लोग यहाँ आ गए तो अक्दी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया था। जो अक्दी भाषा आई उसके बाद जो 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास अक्दी लोग यहाँ आकर बस गए और अक्दी लोगों ने फिर सुमेरियाई जो भाषा थी उसका स्थान ले लिया था। अक्दी भाषा सिकंदर के समय 326 से 323 ईस्वी पूर्व तक क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। जो अक्दी भाषा थी वो जब सिकंदर ने यहाँ हमला किया उस समय भी वो भाषा फल फूल रही थी। 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक जो भाषा थी उसका भी यहाँ प्रवेश हो चुका था। अरामाइक भाषा भी यहाँ धीरे धीरे अपने पैर जमा रही थी। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। हिब्रू यानी कि इज़राइल जो आज हमारा देश है वहाँ की बोली जाती है ये भाषा। हिब्रू इज़राइल की भाषा है। तो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी जो अरामाइक भाषा थी। और 1000 ईस्वी के पूर्व के आसपास यहाँ व्यापक रूप से ये बोली जाने लगी थी, काफ़ी मात्रा में बोली जाने लगी थी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। तो इस भाग में हमने मुख्य रूप से क्या पढ़ा कि जो शहरी जीवन शुरू हुआ दक्षिणी भाग में शुरू हुआ। सुमेर और अक्कद इसके मुख्य शहर थे। उसके बाद फिर 2000 ईसा पूर्व में बेबीलोन एक मुख्य शहर बना। सुमेर, अक्कद और बेबीलोन दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से शहर बने। दक्षिणी क्षेत्र को फिर पूरे को बेबीलोन कहा जाने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ, 1100 ईस्वी पूर्व में जो असीरियाई लोग थे उन्होंने उत्तर में, दक्षिण में नहीं, उत्तर में अपना भाग स्थापित कर लिया। उत्तर में, दक्षिण में नहीं। तो उसे असीरिया कहा जाने लगा। अब उस प्रदेश की जो प्रथम ज्ञात भाषा थी सुमेरिया थी। धीरे धीरे करके जो 2400 ईस्वी पूर्व का आसपास का समय था, जो अक्दी लोग थे उन्होंने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। जो हमने ऊपर सुमेरिया और सुमेरिया के बारे में पढ़ा था, अक्कद और सुमेरिया। तो अक्कद लोगों ने सुमेरिया जो इलाका था उस पर अधिकार कर लिया। तो अक्दी ने सुमेरी भाषा का अब स्थान ले लिया था। अक्दी भाषा जो है वो बाद तक फलती फूलती रही। फिर उसके बाद जो है 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास जो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी अरामाइक भाषा, उसका प्रचलन यहाँ बढ़ा। तो आज भी कुछ इलाकों में ये भाषा यहाँ बोली और सुनी जाती है। तो यहाँ देखिए कि पहले अगर आप मैप की बात करें उत्तर दक्षिण, ये आप मैप में देखते हैं ऊपर हमारा नॉर्थ होता है उत्तर, जिधर अगर हम अपने हिमालय पर्वत की बात करें नीचे साउथ है, जिधर श्रीलंका है, केरल है, और जिधर सूर्य उदय होता है इधर पूर्व है, ईस्ट सूर्य उदय होना, और जिधर सूर्य छिपता है इधर वेस्ट है, पश्चिम। तो दिशाओं का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और आप जो मैप देखते हैं भारत, उसके पड़ोसी देश, स्थान और विश्व का भी आपको सरसरी नज़र विश्व के मैप पर भी होनी चाहिए। जो स्थान हम पढ़ रहे हैं कोशिश करो आप एटलस में, मानचित्र पर कहीं भी आप उनको देखने का प्रयास करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं, उसको हम दोबारा से भी इसको करवा सकते हैं। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक जो खोजें हैं उनकी जो शुरुआत है 1840 के दशक में हुई। दशक 10 सालों का समूह, यानी कि 1840 से 10 साल 1850 तक। यहाँ वहाँ एक या दो स्थानों पर जैसे उरुक और मारी, हम मानचित्र में मैप में आगे देखेंगे, जिन स्थानों पर आगे चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य यानी कि खुदाई का जो कार्य है वो दशकों तक चलता रहा। भारत के किसी भी स्थान पर इतने लंबे समय तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। इन
खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारत, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्र, औजार, मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोप वासियों के लिए जो मेसोपोटामिया है इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल का जो प्रथम भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट जिसको कहते हैं, बाइबल का जो प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि जो पुराने विचार थे, उसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस, इसमें सिमोर का उल्लेख है। सिमोर का उल्लेख है, यानी कि सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से जिसका अर्थ निकाला गया। यूरोप के जो यात्री हैं, विद्वान मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। जो यूरोप के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया को अपने जो पूर्वज थे उनकी जन्मभूमि मानते थे, क्योंकि इसका जो स्थानों का जो वर्णन है वो बाइबल के प्रथम भाग में दिया गया था। इस क्षेत्र में जब पुरातात्विक खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षर से सत्य को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। हालांकि सत्य नहीं था लेकिन उसको सिद्ध करने का प्रयास किया गया। 19वीं सदी के मध्य में मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उत्साह पूरा बना रहा मेसोपोटामिया की जो खुदाई थी उस कार्य में। 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्चा उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की गई जिस पर बाइबल में लिखे हुए जल उत्प्लावल फ्लड की कहानी का अंकन था। 1960 के दशक में यह समझा गया कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्सर से सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। धीरे धीरे पुरातात्विक जो तकनीकें हैं एक अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी थी। बाइबल की कहानियों की अक्सर से सच्चाई को प्रमाणित करने का जो कार्य था वो गौण हो गया था। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें अधिकांश इन परवर्ती अध्ययनों पर आधारित हैं। यानी कि जो पहले से इस विषय में जो एक धारणाएं थी, हालांकि वो सारी बाद में झूठी साबित हुई, लेकिन उसी के पर जोर दिया गया, उनको समझने का प्रयास किया गया। हम यहाँ भी उसी प्रकार की कुछ घटनाओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बाइबल के अनुसार जल प्लावन का मतलब बाढ़, जल की अधिकता पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। बाइबल ये कहती है कि पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आ गई, जीवन नष्ट होने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित बनाए रखने के लिए नोवा नाम का एक मनुष्य चुना। नोवा ने एक बहुत बड़ी विशाल नाव बनाई, उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया। एक एक जोड़े का मतलब एक नर एक मादा, मेल फीमेल। जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसे ही एक कहानी मेसोपोटामिया के जो परंपरागत साहित्य है उसमें भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जीवशूद्र या उतनापिष्टिम कहा गया। तो मेसोपोटामिया भी ऐसी कहानी मिली और बाइबल में भी इस प्रकार की कहानी दी हुई थी। अभी एक मानचित्र, इस मैप को आप देखिए, ये हमारा जो इलाका है इराक का, इसमें आसपास के देश भी दिए हुए हैं। ये बेबीलोन आप देख सकते हैं, उरुक दिया हुआ है, उर दिया हुआ है। ये दक्षिण के भाग हैं, दक्षिण के भाग, ये उत्तर, ये दक्षिण। दक्षिण के जो भाग हैं ये दजला और फ्रात नदियाँ ये धीरे धीरे जो है फारस की खाड़ी में गिर जाती है। ये फारस की खाड़ी है। खाड़ी का मतलब क्या होता है? जिसके गड्ढा या गर्त इसको कह सकते हैं, यानी कि समुद्र का वो भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, यानी कि जिसके तीन तरफ
ज़मीन हो। जैसे फारस की खाड़ी आप देख रहे हैं, इधर भी ज़मीन, इधर भी ज़मीन, इधर भी ज़मीन, तो ये एक हिस्सा खाली है। तो ये तीन तरफ से स्थल से घिरी हुई है। इसी प्रकार जैसे हमारा बंगाल की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, यानी कि जिसके समुद्र का ऐसा भाग जो तीन ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है, उसको हम खाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आप इस मैप में देख सकते हैं। इस मानचित्र को आप अच्छे से देखिए, मारी का भी आप इसमें जिक्र पढ़ेंगे, मारी दिया हुआ है। बेबीलोन, उरुक, उर, दजला, फ़रात, सीरिया, लेबनान, फ़ारस की खाड़ी और भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ये हमें प्रदेश अभी आपने पढ़ा था, ये भूमध्य सागर है। तो इस प्रकार इसमें आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल आइए जानते हैं। इराक भौगोलिक विविधता का देश है, बहुत ज़्यादा एक ज़मीन पर उथल पुथल है, यानी कि भिन्नताएँ पाई जाती हैं जैसे भारत में है। इसके पूर्वोत्तर भाग में, पूर्वोत्तर का मतलब पूर्व और उत्तर के बीच का हिस्सा, हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे 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 वृक्षाच्छादित, यानी कि वृक्षों से जो ढकी हुई पर्वत श्रृंखला के रूप में फैले हुए हैं। ये हमारा पूर्वोत्तर का भाग है। पूर्वोत्तर का मतलब जो पूर्व का है, पूर्व का वो जो भाग है ये उत्तर, ये पूर्व, तो इनके बीच का जो भाग है ये उत्तर पूर्वोत्तर का भाग है। ये इन दोनों के बीच में उत्तर के और पूर्व के बीच का जो ये सारा भाग है, ये पूर्वोत्तर भाग है। यहाँ पर वृक्षों से जो ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने और जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा भी होती है। यहाँ लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व खेती शुरू हुई, इसको भी नोट करें। 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 6 से 7000 साल पहले यहाँ खेती की शुरुआत हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है, उत्तर में, उत्तर अभी आपने देखा था कहाँ है, जहाँ स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान जो हैं यहीं पर पाए जाते हैं उत्तर में, जो हम मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ रहे हैं। यहाँ पशुपालन की तुलना में आजीविका का जो अधिक अच्छा साधन है, घास के जो मैदान है यहाँ, तो पशुपालन खेती की तुलना में बहुत ज़्यादा मुख्य माने जाते हैं। यानी कि खेती को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना पशुओं को दिया जाता है, क्योंकि घास के मैदान है, स्टेपी घास के, इसको नोट करें। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली जो छोटी छोटी झाड़ियाँ घास से अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक जो नदियाँ हैं, पूर्व में, पूर्व भी हमने अभी नोट किया था, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। जो पूर्वी इलाका है वहाँ जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ जो उसमें आकर मिलती हैं दजला नदी में, तो उनमें जो पानी बहता है उस पानी का प्रयोग जो है वो आवागमन के लिए, आने जाने के लिए, परिवहन के लिए करते हैं, दक्षिणी करते थे। दक्षिणी भाग का एक रेगिस्तान है, जो दक्षिण का भाग है वो रेगिस्तान है। यह वही स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों का विकास हुआ था। जहाँ हमने पढ़ा था कि दक्षिण का जो भाग था वहाँ नगरों का सबसे पहले विकास हुआ। आपने नाम भी पढ़े थे, जो सुमेर, अगध, बेबीलोन, वो जो इलाके थे, ये दक्षिणी भाग जो है रेतीला था, रेगिस्तान है। यहाँ नगरों का शुरुआत हुई थी, नगरों की। और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव जन्म होना। तो शहरी जो कल्चर थी और जो लेखन प्रणाली थी, लिखने की जो प्रणाली थी, उन दोनों का इसी दक्षिणी भाग में विकास हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि दजला और फ़रात नाम की जो नदियां हैं उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक जो मिट्टी थी वो लाती थी। क्योंकि इस इलाके में आपने देखा था दक्षिण में जो उत्तर से दजला फ़रात की जो नदियां हैं यहाँ आती थी, उनके साथ महीन बारीक जो मिट्टी है
वो बह कर आती थी। जब इन नदियों में बाढ़ आती थी या इनका पानी सिंचाई के लिए खेतों में लाया जाता था तो यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती थी। इस मैप को देखिए, इस मैप में मेसोपोटामियाई पर्वत दिए हुए हैं, स्टेपी, रेगिस्तान, दक्षिण का जो सिंचित मैदान है वो सारे इस मैप में दिखाए हुए हैं। ये जो त्रिभुजाएं जो आप त्रिकोण देख रहे हैं ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो भी आप इसमें देख रहे हैं ये। और ये जो रेड लाइनें आप देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये वर्षा सिंचित कृषि प्रदेश की दक्षिणी सीमा को दर्शाता है, जो वर्षा सिंचित है, जहाँ वर्षा से जिस क्षेत्र में कृषि की जाती थी। और इसके अलावा ये जो इलाका दिया हुआ है ये कृषि उत्पादकता का सिंचित प्रदेश था, जहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। तो आप यहाँ ये मारी भी आप देख सकते हैं, ये स्टेपी भी दिया हुआ है, ये फ्रात नदी आप देख रहे हैं, ये दजला दी हुई है, ये कुछ नाम दिए हैं, निनवे, ये असीरिया दिया हुआ है, निनवे, नीरुरुद, असुर, बगदाद, ये उरुक और उर, ये महत्वपूर्ण नगर थे ये उरुक और उर, ये नीचे दिए हुए हैं, ये बेबीलोन दिया हुआ है। तो ये आप मैप में आपको इनका पता होना चाहिए कि हम जब देखते हैं तो ये उत्तर है, ये दक्षिण, फिर ये पूर्व, ये पश्चिम, इनके बीच में दोनों का जोड़ आ जाएगा उत्तर पूर्व, ये उत्तर ये पूर्व। इसी प्रकार अगर इधर करें ये उत्तर और ये पश्चिम, तो चारों दिशाओं में इसी प्रकार से बनती है। तो मैप और दिशाओं का हमें पता होना अनिवार्य है। दजला और फ्रात नदी जो है रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है, जैसे आप देखते हैं पढ़ते हैं सभी नदियों में बाढ़ आ जाती है। पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की जो नहरें थी उनका काम करती थी, जो इसमें से अलग अलग धाराएं बढ़ती थी, सिंचाई के रूप में, नहरों के रूप में इनको प्रयोग किया जाता था। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ, मटर, मैसूर, इसको भी नोट करें, इनकी खेती की जाती थी। इनकी सिंचाई में ये सहायक थी। जो रोम साम्राज्य है, आगे हम पढ़ेंगे, पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली होती थी। जितनी भी पुरानी व्यवस्थाएं थी, दक्षिणी मेसोपोटामिया की जो खेती थी सबसे ज़्यादा उपज पैदा यहाँ होती थी। यहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी ज़रूर रहती थी, यानी कि जो वर्षा थी वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ, स्टेपी घास के मैदान, ये हमने अभी मैप में देखा था, स्टेपी घास के मैदान, पूर्वोत्तर मैदान, पहाड़ों के ढाल, उन पर पाली जाती थी। खेती के साथ साथ जो भेड़ बकरियाँ हैं वो भी पाली जाती थी। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर होते थे कि यहाँ बाढ़ का पानी नहीं आता था, जिनसे भारी मात्रा में यहाँ मांस, दूध और ऊन पर्याप्त मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल यानी कि पिंड खजूर देते थे। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ है। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि भाई हम यहाँ ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो शहरों का विकास है केवल वो ग्रामीण समृद्धि के बल पर नहीं हुआ कि भाई गाँव का विकास हुआ फिर धीरे धीरे कृषि, गांव के विकास से शहरों का विकास हुआ, ऐसा नहीं है। ये गलती हमने नहीं करनी, इसके कारक हम आगे पढ़ेंगे। पहले से देखते हैं मेसोपोटामिया के जो प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युगीन, हमने पढ़ा था कांस्य युगीन सभ्यता है, लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। जो मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का जो निर्माण है वो कांस्य युग यानी कि 3000 ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 3000 वर्ष पूर्व शुरू हो गया था। कांसा यानी कि तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। तो इस समय कांसे का प्रयोग ज़्यादा था, तांबे को और रांगे को मिलाकर कांसे के बर्तन भी आप देखते हैं।
कांसे के इस्तेमाल का मतलब ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी, बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि जो काम थे उसके लिए धातु के औजारों की आवश्यकता पड़ती थी। मेसोपोटामिया में जो हथियार थे वो कांसे के ही होते थे। कांसे का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। उदाहरण के लिए जैसे भालों की नोक हैं वो कांसे की बनी होती थी, जिन्हें हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। शहरीकरण का महत्व देखिए कि भी जो शहर बसते गए उनका महत्व क्या है। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे कि भी केवल वहाँ लोग ही नहीं रहते थे, बल्कि जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य जो आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। जनसंख्या घनत्व लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ, जहाँ लोगों का हुजूम वहाँ जुड़ने लगता है जहाँ आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ने लगती हैं। खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त जो अर्थव्यवस्था है, रोजी रोटी का जहाँ संसाधन जुटने लगते हैं, आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होती हैं, तो वहाँ लोग बसने लगते हैं। इसके फलस्वरूप कस्बे बनने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है, विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि शहरी जो अर्थव्यवस्था है उसमें खाद्य उत्पादन के अलावा जो व्यापार है, किसी चीज़ का उत्पादन है, उस निर्माण करना और अनेक प्रकार की जो सेवाएं हैं वो मुख्य होती हैं। नगर के जो लोग हैं आत्मनिर्भर नहीं होते, कि सारी चीज़ों का वो उत्पादन नहीं कर सकते। उन्हें गांव या नगर के दूसरे जो भाग होते हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता है। उन वस्तुओं को लेने देने की सेवाएं उनकी ज़रूरत पड़ती है, आश्रित रहते हैं दूसरे पर। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती है, वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता। यानी कि जो पत्थर की मुद्रा बनाने वाला व्यक्ति है, पत्थर पर कुछ गढ़ने के लिए, लिखने के लिए उसे कांसे के औजार की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन स्वयं वो कांसे के औजार नहीं बना सकता। वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक जो रंगीन पत्थर है वो कहाँ से प्राप्त होगा। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी या पत्थर तराशने की है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा, रांगा, टीन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाते। साथ ही उसे ईंधन के लिए हर समय लकड़ी के कोयले की ज़रूरत रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन जो है, डिवीज़न ऑफ लेबर, शहरी जीवन की विशेषता है कि भी शहर में रहने वाले लोग, हर किस्म का जो व्यक्ति है वो अपने काम में निपुण है, तो दूसरे जो धंधे हैं अपने कार्यों में उसे दूसरे जो स्किल पर्सन होते हैं, दूसरे जो निपुण व्यक्ति हैं, उनके कार्यों की, उनके सहयोग की, उनके श्रम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक व्यापारिक या सामाजिक संगठन का होना अति अनिवार्य है। शहरी विनिर्माताओं जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी, इन जो ज़रूरी चीज़ें हैं भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं। उसके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता होती है। जो व्यापार करते हैं तो उसके लिए एक समूह इकट्ठे होते हैं। चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना, दूसरे स्थानों से लेकर आना, उनकी सुरक्षा, तो ये सारा कार्य के लिए संगठन बने होते हैं। शहरों में अनाज और अन्य जो खाद्य पदार्थ है वो गाँव से आते हैं। उनके संग्रह इकट्ठा करना, वितरण, उनको बांटना, उस व्यवस्था करनी पड़ती है उसकी। इसके अलावा भी अनेक प्रकार के जो क्रियाकलाप है उनमें तालमेल बिठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार, बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनकी पालना करने वाले होते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है, क्योंकि शहर में जो व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं इतने सुचारू रूप से संचालित होती हैं, तो इसके लिए कुछ न कुछ लेखा जोखा लिखने की भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ से हम पढ़ते हैं कि
जो लेखन कला है उसका धीरे धीरे विकास हुआ। अब यहाँ वार का शीर्ष देखिए, एक जो महिला का सिर का एक पिक्चर दी हुई है उसको देखिए। 3000 ईस्वी पूर्व में ये उरूक नगर में, अभी आपने मानचित्र में देखा था दक्षिण में उरूक उर नगर में स्त्री का एक सिर सफ़ेद संगमरमर को तराशकर बनाया गया था। ये चित्र आप देख रहे हैं। इसमें नीले जो लाजवर्त हैं और सफ़ेद सीपी, नीले लाजवर्त और जो सफ़ेद सीपी कीमती पत्थर हैं, सीपी काले डामर की जड़ाई की हुई है। इसमें जो आप ये देख रहे हैं सारे, ये बेस कीमती यानी कि बहुत ही महंगा जो पत्थर है उसकी बनी हुई है। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया है। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी, गालों की जो सुकोमल सुंदर बनावट है उसके लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर को तराशा गया है जिसे काफ़ी दूरी से लाना पड़ा होगा, इतनी दूर से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने के लिए इस मूर्ति के निर्माण में किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा उसकी आप सूची बनाइए, ये आप समझ चुके हैं। शहरों में माल की आवाजाही, कहाँ से कैसे माल आता जाता था। मेसोपोटामिया खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों कि वहाँ अनाज की कोई कमी नहीं थी, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। खनिज जो मिनरल्स थे, खनिजों की कमी थी। खाने पीने के अनाज जो खाद्य पदार्थ थे उनकी कमी नहीं थी, लेकिन जो अन्य जो खनिज पदार्थ थे उनकी कमी थी। दक्षिण के जो अधिकांश भाग थे उनमें औजार, मोहरे, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी, जो महंगे पत्थर होते थे। इराकी खजूर, पोपलार के पेड़ों की जो लकड़ी थी, गाड़ियाँ और गाड़ियों के पहिए, नाव बनाने के लिए कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। वहाँ पर जो पॉपुलर और खजूर के पेड़ होते थे वो लकड़ी उनके उपयोग की ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। ये दिया है कि किन किन चीज़ों में उनको ज़रूरत पड़ती थी। औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए वहाँ कोई धातु उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के जो मेसोपोटामियाई लोग थे संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे। इन देशों को नाम को आप पढ़ते हैं। खाड़ी पार के जो देश हैं वो फारस की खाड़ी, आपने अभी मैप में देखा था। फारस की खाड़ी आप दोबारा से मैप में आप देख सकते हैं। देशों को कहा खाड़ी देश कहा जाता है जो फारस की खाड़ी से लगे हुए हैं, जैसे बहरीन है, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ये लगभग 7 देश हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं खाड़ी देश कहलाते हैं। तो इसके अलावा ये अपना कपड़ा, कृषि जो अजन्य उत्पाद हैं काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। निर्यात दूसरे देशों को भेजना और आयात दूसरे देशों से चीज़ मंगवाना। इन देशों के खनिज पदार्थों की कोई कमी नहीं थी। इन देशों में खनिज पदार्थ काफ़ी थे, मगर यहाँ खेती की कमी थी, खेती करने की गुंजाइश कम थी। तो वहाँ से खनिज लेते थे और उनको अपनी जो खाद्यान्न थे, अनाज थे, उनको देते थे। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने में सक्षम हो। कोई ना कोई संगठन भी चाहिए था कि भाई वहाँ से चीज़ें हमने खनिज पदार्थ मंगवाने थे और यहाँ से जो अनाज थे उनको देने थे। तो इसके लिए कोई एक नियमित रूप से कोई इस अदला बदली के लिए एक दूसरे देश थे, दूसरे देशों में अभियान चलाने थे, वस्तुओं का आदान प्रदान था, उसके लिए सामाजिक संगठनों की ज़रूरत थी। तो दक्षिणी जो मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। इस प्रकार के संगठन दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने। शिल्प, व्यापार, सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि शिल्प, व्यापार, सेवा तो थी ही शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण चीज़ हैं ये 3 चीज़ें, लेकिन इसके अलावा कुशल व्यापार के लिए कुशल जो परिवहन व्यवस्था है, आने जाने के साधन जैसे सड़कें हैं, रेलें हैं, समुद्री मार्ग हैं, ठीक है। उस समय सारी चीज़ें नहीं थी, समुद्री मार्ग थे, स्थल मार्ग थे, लेकिन आज भी हम देखते हैं तो जो परिवहन के साधन हैं उनकी बड़ी अहम भूमिका होती है किसी भी शहर के विकास के लिए।
बारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर, जो सामान्य पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज, काठ, कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है सामान को। यानी कि पशुओं की पीठ पर या बैलगाड़ियों में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे की भी व्यवस्था हर समय करनी पड़ती है। तो शहरी अर्थव्यवस्था का इसका बोझ उठाने में सक्षम नहीं होती है। इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता जो तरीका था सर्वत्र जल मार्ग ही होता है। सबसे सस्ता भी और सबसे अच्छा भी जो परिवहन का व्यापार का जो साधन रहा है शुरू से, वो जल मार्ग रहा है। तो अनाज के बोरों से लदी हुई नावें, बजरें नदी की धारा या हवा के वेग से चलती थी, कि जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरफ वो व्यापार के लिए नावों को ले जाना शुरू कर देते थे, क्योंकि इसमें पाल लगे होते थे। आप कहीं पुरानी फिल्मों में या कहीं ऐसे चित्र देखते हैं कि पाल लगे होते हैं नाव पर और हवा के प्रवाह से वो चलती हैं, या नदी के पानी के प्रवाह से वो अपनी गति रखती थी, जिसमें कोई खर्च उनका नहीं होता था। जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुरानी मेसोपोटामिया की जो नहरें हैं या प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का एक अच्छा मार्ग था। यानी कि व्यापार नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा या अन्य जो जलधाराएं थी उनके द्वारा बहुत ही उपयोगी रहा उनके लिए। आगे इसी अध्याय में मारी नगर का एक विवरण दिया गया है। मारी हमने अभी मैप में देखा था, दोबारा भी आप उसको देख सकते हैं। उसे पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि जो फ्रात नदी थी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। जो फरात नदी थी तो विश्व व्यापार के लिए उसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। जहां आप मारी नगर का विवरण पढ़ते हैं उसमें हम इसको देखेंगे। इस चित्र में देखिए आप, चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएँ दी हुई हैं लगभग 3200 ईस्वा पूर्व की। प्रत्येक जो पट्टिका की ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम है। इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र बैल, मछली, अनाज और नाव के हैं। ये बैल के चित्र हैं। उसके बाद आपको दिया है अनाज के चित्र हैं और मछली हैं। असंख्य नावें यहाँ दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार ये चित्र आप देख सकते हैं। इधर एक किलाकार अक्षर संकेत है, इसको हम अभी पढ़ेंगे, उसी से जुड़ा हुआ है ये यहाँ, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। लेखन कला का विकास आप देखिए। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है, उसमें उच्चरित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं। यानी कि सभी समाज जो हैं, जितने भी जीव जगत है, उसमें कोई ना कोई हर किसी की एक ध्वनि होती है और उसका अपना अर्थ होता है एक। इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक रूप से हम अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। यानी कि जो हम बोल रहे हैं उसमें और जो लिखना है, यानी कि लिखना जो है, जो मौखिक रूप से हम बोल रहे हैं उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। वो यहाँ ये बता रहे हैं जितना हम अक्सर समझ लेते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ होता है उच्चारित ध्वनियाँ। लेखन या लिपि के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है उच्चारित ध्वनियाँ, जो आवाज़ जो हम निकालते हैं, जो दृश्य या संकेत चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जिसको हम ध्वनियों को जो हम निकालते हैं उसको हम या तो कोई दृश्य, कोई संकेत बना देते हैं किसी चीज़ का, या कोई चिन्ह बना देते हैं। दृश्य संकेतों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा हम उसको प्रकट करने का प्रयास करते हैं कि भाई जब हम ये बोलते हैं तो उसका मतलब ये संकेत होगा। जब ये संकेत देखते हैं आप इस प्रकार का तो इसका मतलब ये होगा। तो संकेत। मेसोपोटामिया जो पहली पट्टिका है, टैबलेट, वह लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की है, जो अभी हमने मैप में इसमें पिक्चर में देखा था। उसमें चित्र दिए हुए हैं, जैसे चिन्ह और संख्याएं भी हमने देखी थी। बैलों की, मछलियों की, रोटियों की लगभग 5000 सूचियाँ उसमें दी हुई हैं। जो यहाँ के दक्षिणी शहर उरूक के मंदिरों में
आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली जो चीज़ें हैं उनकी होंगी, जो अभी आपने मैप में देखा था, चित्र पिक्चर में देखा था। अनाज, मछली, संख्याएं, नाव और बैल। तो लेखन जो कार्य है वो तभी शुरू हुआ जब समाज को लेन देन का स्थायी हिसाब किताब लिखने की ज़रूरत पड़ी। यानी कि जब व्यापार होने लगा, शहर बसे, व्यापार होने लगा, तो उनका लेखा जोखा इतना ज़्यादा हो गया कि उनको लिखने की ज़रूरत पड़ी कि इतनी चीज़ों को दिन में आवाजाही हो रही है, उसको इतनी चीज़ों को याद रखना संभव नहीं होता, तो उनको लिखने की ज़रूरत पड़ी। तभी लेखन कार्य की शुरुआत होने लगी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। तो इस वजह से उनको लिखने की आवश्यकता पड़ी। तो लिखने के लिए उन्होंने कुछ संकेत बनाए, जिनको कीलाकार अक्षर या संकेत कहा गया। ये आप संकेत देख रहे हैं यहाँ, ये संकेत, इसको कीलाकार अक्षर संकेत कहा गया। इसको हम थोड़ा और आगे स्पष्ट करेंगे। पहले से देखिए, एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो दोनों ओर कीलाक्षरों में लिखी गई है। देखिए यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। यह एक गणितीय अभ्यास दिया है। पट्टिका के अग्रभाग में, आगे के भाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज दी हुई है, उसके ऊपर कुछ रेखाएं हैं अंकित। आप देख सकते हैं कि अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं। इसको थोड़ा और अभी हम स्पष्ट करेंगे। ये इसमें आप देख रहे हैं कीलाक्षर जो चिकनी मिट्टी के ऊपर इस प्रकार के चित्र अंकित किए गए थे। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। यानी कि हमारी इसी समय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो फल फूल रही थी, तो वहाँ इस प्रकार का जैसे कि मिट्टी पर लिखना है ऐसा नहीं था। जैसे मौर्य काल में भी आपने देखा, तो वहाँ पर पत्थरों पर या जो गारे पक्की मिट्टी उन पर बने हुए थे जिनको पकाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो नरम मिट्टी थी, कच्ची मिट्टी थी, चिकनी मिट्टी थी, उसके ऊपर लिखा गया, नरम मिट्टी के ऊपर। तो लिपिक जो है, लिखने वाला, चिकनी मिट्टी को गीला करता था, फिर उसको गूंथ कर, थाप लगाकर एक ऐसे आकार की पट्टी का उसको रूप देता था। जैसे ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ चित्र बने हुए हैं, ये त्रिभुजाएं कुछ बनी हुई हैं, इस प्रकार की होता था। जिसे आसानी से अपने हाथ में पकड़ सके, वह सावधानी पूर्वक इनकी सतहों को चिकना बना देता था। फिर सरकंडे की तीली की जो नोक थी उससे वह उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाक्षर जो चिन्ह है वो बना देता था। क्यूनिफॉर्म कीलाक्षर, कील के आकार के। यानी कि जो सरकंडा होता था, कोई लकड़ी का कोई नुकीला भाग होता था, उससे उस नरम गिल्ली मिट्टी के ऊपर लिखता था। जब ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थी और पक्की हो जाती थी, तो वह मिट्टी के बर्तनों जैसी ही मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब असंगत या गैर ज़रूरी हो जाता था, यानी कि उसका उपयोग नहीं होता था, ज़रूरी नहीं हो जाता था, वो महत्वहीन हो जाता था, उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी पर एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया अक्षर नहीं लिखा जा सकता था जब वो सूख जाती थी। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की ज़रूरत होती थी, क्योंकि उस पर एक बार में ही लिखा जाता था, उसके बाद वो मिट्टी सूख जाती थी। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएँ मिली हैं, और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जान पा रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं ये इन्हीं पट्टिकाओं की देन है, हमें वहाँ से जानकारी मिली। ये देखिए, यूनिफॉर्म कीलाकार को यहाँ बताया गया है कि जो लैटिनी भाषा है, क्यूनियस जिसका अर्थ खुंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ आकार से है, खुंटी के आकार की, क्यूनिफॉर्म, क्यूनिस का मतलब खुंटी और फॉर्म का मतलब आकार। तो कील आकार जिसको कहा गया खुंटी के आकार की, यानी कि कील आकार, कील के आकार की। तो ये इसको यहाँ पर क्लियर किया गया है, ये पीछे एग्ज़ाम में आया हुआ था।
लगभग 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास जो वर्ण थे वो कीलाकार हो गए थे। अभी हमने पढ़ा था भाषा सुमेरियन ही थी, लेकिन उनका जो आकार था वो कीलाकार हो गया था। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए, कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। यानी कि पहले व्यापार से जुड़ा एक विषय था जब शुरुआत हुई लिखने की, लेकिन धीरे धीरे अब इसका जो प्रयोग था वो अन्य कार्य भी उसके अंदर जुड़ गए थे। जैसे शब्दकोश लिखे जाने लगे, किसका क्या अर्थ है, शब्दों को परिभाषित करने के लिए, भूमि का हस्तांतरण, ज़मीनें खरीदी बेची जाने लगी तो उनको कानूनी मान्यता दी जाने लगी, कौन ज़मीन किसके पास है, राजाओं के जो कार्य थे, उनकी जो आज्ञाएं थी, उनके जो कानून थे, उनमें परिवर्तन, उन सबको अब इसी प्रकार लिखा जाने लगा जिनका सीधा संबंध जनता के आम लोगों के साथ होता था। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जो ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईस्वी पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया था। ये हमने पीछे पढ़ा था। सबसे ज्ञात जो भाषा थी सुमेरियन, लेकिन धीरे धीरे 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास जो अक्कदी भाषा थी उसने इसका स्थान ले लिया था। और अक्कदी भाषा में जो कीलाकार लेखन का रिवाज है ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक। लेखन प्रणाली देखिए, जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार जो चिन्ह थे उनका प्रयोग किया जाता था वह अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। जैसे हम हिंदी में स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम जो आपके वोवल कॉन्सोनेंट होते हैं तो वो अकेले नहीं होते थे। अंग्रेजी जो वर्णमाला में एम या ए जैसे हैं, लेकिन अक्षर जो हैं वो होते थे, यानी कि स्वर या व्यंजन नहीं होते थे, ठीक है, लेकिन अक्षर ज़रूर होते थे। जैसे अंग्रेजी में PUT पुट, LE लॉ, इन, ठीक है, इस प्रकार से अक्षर होते थे लेकिन वर्ण नहीं होते थे, जिनको हम स्वर व्यंजन कहते हैं अलग अलग, वो वर्ण नहीं होते थे लेकिन अक्षर ज़रूर होते थे। वर्णों के जो मेल हैं उनसे जो अक्षर बन जाते थे वो अक्षर होते थे। इस प्रकार मेसोपोटामिया के जो लिपिक थे, जो लिखने वाले थे, को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। यानी कि एक व्यक्ति को जो लिखने का कार्य करता था वो इतना आसान काम नहीं था, बहुत कठिन कार्य था। उसको सैकड़ों जो चिन्ह थे वो सीखने पड़ते थे। गीली मिट्टी पर सूखने से पहले उनको लिखना होता था। लेखन कार्य बड़ी कुशलता से किया जाता था, बहुत ज़रूरत होती थी उसमें, इसलिए लिखने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की जो ध्वनियाँ हैं उनको एक दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। लिखना बहुत कठिन कार्य था, वो हम पढ़ चुके हैं क्यों था। साक्षरता दी हुई है कि मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीक चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा भी थी, क्योंकि संख्या ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे लिखने के लिए। जैसे कि हम चित्र में भी आगे देखेंगे, अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण जो अभिलेख हैं उनमें तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। राजा पढ़ा लिखा था तो ये चाहता था कि भाई जो उसने दस्तावेज़ लिखे हैं, अभिलेख लिखे हैं, वो कुशलता से भरे, उनमें भी इस प्रकार के लेख हों ताकि उनको ये पता लगे कि राजा पढ़ा लिखा है और वह सभी चीज़ों को समझता है, जनता भी उनको समझने का प्रयास करे। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता है, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह से की जाती है। एक पत्र दिया, उसको देखिए कैसे है। मेरे अमोक मालिक को उनका अमोक सेवक निवेदन करता है कि मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया। यानी कि कहा गया है इसमें साक्षरता के बारे में कि एक अधिकारी राजा को एक पत्र लिख कर बता रहा है, पढ़कर सुना रहा है।
सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है कि इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए। बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाए, बुद्धिमान विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता अपने पुत्रों को इन्हें बार बार दोहराए, यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहे। तो इस प्रकार का एक पत्र यहाँ राजा को पढ़कर सुनाया जाता है। लेखन का प्रयोग देखिए। शहरी जीवन, व्यापार, लेखन कला के बीच संबंधों को उरूक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य से स्पष्ट किया गया है। यानी कि इसको एन मरकर को भी नोट कर लें। और ये उरूक नगर भी आपने पढ़ा था। उरूक का जो एक प्राचीन शासक था जिसका नाम एन मरकर था, उसके बारे में लिखे गए एक महाकाव्य में इस प्रकार की जानकारी दी गई है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरूक एक सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के जो व्यापार की पहली घटना है उसको एनमरकर के साथ जोड़ा गया जो उरूक का राजा था। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार होता था, यह कोई नहीं जानता था। एनमरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्त और बहुमूल्य रत्न धातुएं मंगाना चाहता था। लाजवर्त ये कीमती पत्थर हैं। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अर्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। उसने अपना दूत भेजा ये कीमती पत्थर मंगवाने के लिए, धातुएं। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद सितारों की रोशनी और उन्हें सूचित दिशा के अनुसार दिन में सूरज के बताए मार्ग पर वो आगे बढ़ता चला गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता। जब वह पहाड़ पर चढ़ता था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले शूशा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया कि जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता था, बहुत ऊंचाई पर चला जाता था। उसने 5 पर्वत जो मालाएं हैं, 6 पर्वत मालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की, ऐसा लिखा गया है। दूत अर्टा के मुखिया से लाजवर्त या चांदी नहीं ला पाया। जो दूत था अर्टा के जो मुखिया था राजा, से लाजवर्त चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के लिए के बाद भी उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा, यात्राएं करने के बाद भी। इसके बावजूद वह अर्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरूक के राजा की ओर तरफ से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाया। उसने एनमरकर के संदेशों को घालमेल कर दिया। तब राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर लिख दिया। उन दिनों मिट्टी पर लिखने का रिवाज नहीं था। तो यहाँ जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अर्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने जांच की। उसकी उच्चारित शब्द कील यानी कि कील आकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई, गुस्सा आ गया। उसने पट्टिका पर नज़र गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। इस काव्य में यह बताया गया कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने के साधन तो था ही, साथ में उसने मेसोपोटामिया की शहरी जो संस्कृति है उसकी उत्कृष्टता की भी झलक दिखाई देती है। तो यहाँ हमने ये पढ़ा कि जो राजा एनमरकर था उरूक प्राचीन नगर का एनमरकर जो था, उसके द्वारा इस प्रकार की पहली पट्टिका लिखी गई, जो ये साबित करती है कि भाई लेखन कला का प्रयोग जो है राजा के द्वारा शुरुआत उसकी की गई थी। तो धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। इस प्रकार हम सारे अध्यायों को करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।